हेलो बच्चों, आज मैं आपको बीए सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उसमें मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में बताऊंगी। तो अगर देखा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक तरीके से विज्ञान की ही श्रेणी में आता है, जिसकी वजह से इसका जो भी परीक्षण किया जाता है, यानी हम जो भी विधियों का प्रयोग करते हैं वैज्ञानिक रूप से करते हैं, यानी विज्ञान की विधियों के द्वारा ही हम उनका प्रयोग करते हैं। विज्ञान होने के कारण जो शिक्षा मनोविज्ञान है उनमें अनेक विधियों में जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो ये हैं। पहला है विश्वसनीयता होती है, यानी कि वो विश्वसनीय होते हैं। दूसरा यथार्थता पाई जाती है। तीसरा विशुद्धता यानी शुद्धता पाई जाती है। फिर वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता, ये उसका गुण होता है। ठीक है, वैज्ञानिक विधि होने के कारण ये मेरे शिक्षा मनोविज्ञान में ये सारे गुण पाए जाते हैं। अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान की दो विधियां हैं। पहला है आत्मनिष्ठ विधि और दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि में हमारी दो विधियां आती हैं, आत्मनिरीक्षण विधि और गाथा विधि। और वस्तुनिष्ठ विधियों में हमारी कई सारी विधियां आ जाती हैं, जैसे प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, जीवन इतिहास विधि, उपचारात्मक विधि, विकासात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, परीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि और सांख्यिकी विधि, तुलनात्मक विधि, बहुत सारी ऐसी विधियां हमारी आ जाती हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ आत्मनिरीक्षण विधि से। आत्मनिरीक्षण विधि क्या होता है, यानी कि अपने आप में ही खुद का निरीक्षण करना, यानी अपने आप को ही जानना। ठीक है, वो हमारा कहलाता है आत्मनिरीक्षण विधि। इस विधि को अंतर्दर्शन अंतर्निरीक्षण विधि भी कहते हैं। पहले मनोवैज्ञानिक जो थे अपनी मानसिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के लिए आत्मनिरीक्षण विधि का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, स्काउट के अनुसार अपनी मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही अंतर्निरीक्षण विधि कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो भी हम मानसिक क्रियाएं करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, उसका क्रमबद्ध अध्ययन ही आत्मनिरीक्षण विधि हमारा कहलाता है। वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ के अनुसार है आत्मनिरीक्षण विधि से व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं आत्मगत होती हैं, यानी कि हम जो भी सोचते हैं समझते हैं उसको हम जान जाते हैं। ठीक है, इसी तरह एंजल का कहना है आत्मप्रेक्षण ही अंतर्दर्शन है। ठीक है, आत्मप्रेक्षण यानी अपने आप को ही जानना हमारा अंतर्दर्शन है। आत्मनिरीक्षण की कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। वो पहली विशेषता है विषय को अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करना पड़ता है, यानी कि जिस सब्जेक्ट को हम जानना चाहते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं, उसका मानसिक प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण, यानी कि मानसिक रूप से हम उसके बारे में सोचते हैं। जैसे हमें अपने बारे में जानना है कि हम क्या हैं, तो हम अपने आप ही अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं। फिर दूसरा है विषयी मस्तिष्क के बारे में शीघ्र अंतर्दृष्टि प्रदान एवं सम्यक अनेक जानकारी प्राप्त करता है, यानी कि हम आत्मनिरीक्षण विधि के द्वारा बहुत सारी जानकारी खुद ही प्राप्त कर ले। हमारा थर्ड पॉइंट है कि विषयी को यानी सब्जेक्ट को स्वयं अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करना पड़ता है, यानी कि जो निरीक्षण करता है उसे खुद निरीक्षण करना पड़ता है और दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है। अगर देखा जाए, जैसे मुझे अपना खुद का निरीक्षण करना है, यानी अब मुझे अपने खुद के बारे में जानना है, तो मैं ही परीक्षण करूँगी, मुझे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इस विधि के प्रयोग से मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि होती है, यानी कि हम अब जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से जान जाएंगे तो हमारे बारे में ज्ञान की पूर्ति होगी। ठीक है,
अगर देखा जाए तो हम आगे बढ़ते हैं कि इसके क्या गुण होते हैं, हम देखते हैं। पहला जो गुण बताते हैं वो रॉस के मतानुसार है, यानी रॉस ने क्या कहा है। तो रॉस ने कहा है कि ये विधि जो होती है कम खर्चीली होती है, यानी इसमें कोई खर्चा ही नहीं होता, अपने आप का निरीक्षण करना, तो इसमें क्या खर्चा होना, ठीक है। दूसरा है, डगलस और हॉलैंड ने इस विधि को अंतर विधियों द्वारा प्राप्त तथ्यों और नियमों की व्याख्या करने में मदद की है। यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ को जानना चाहते हैं तो हम बहुत गहराई से उस चीज़ को सोचेंगे, समझेंगे और हमें उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। फिर रॉस ने कहा है कि मनोवैज्ञानिकों का स्वयं का मस्तिष्क प्रयोगशाला होती है, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका जो मस्तिष्क है वो खुद ही प्रयोगशाला है। वो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं जिसके बारे में वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है। अब दोष पे हम आ जाते हैं। दोष क्या है? तो जो दोष है वो यह विधि का सबसे बड़ा दोष है कि ये वैज्ञानिक ही नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती? क्योंकि इसका जो निष्कर्ष है दूसरे व्यक्ति नहीं निकालते बल्कि हम ही निकालते हैं। तो अगर हमें तो लगेगा कि कोई कमी नहीं है हमारे अंदर, तो इस वजह से ये वैज्ञानिक विधि नहीं मानी जाती, ठीक है। इस विधि में मन के द्वारा मन का निरीक्षण किया जाता है जो प्रायः असंभव है, यानी कि मन से निरीक्षण किया जाए तो हम जैसे होंगे वैसे ही हम सोचेंगे। तो हम क्या सोचेंगे? हम अपने लिए अच्छा ही सोचेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम अगर कोई भी कंक्लूज़न निकालें तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर आ जाता है डगलस और हॉलैंड के अनुसार। उन्होंने कहा कि मानसिक स्थितियों और प्रतिक्रियाओं में इतना शीघ्र परिवर्तन होता है कि उनका निरीक्षण करना असंभव है। यानी कि जो व्यक्ति का मन होता है कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ होता है, यानी कि थोड़े में वो कुछ सोचेगा, थोड़े में वो कुछ सोचेगा। तो जो मस्तिष्क होता है उसके सोचने की जो प्रक्रिया होती है वो अस्थिर होती है। तो इस वजह से हम कोई भी अगर परिणाम निकालना चाहें तो वो परिणाम हमारा नहीं निकल पाता है। फिर रॉस ने कहा कि यह विधि असामान्य व्यक्तियों, असभ्य मनुष्यों, मानसिक रोगियों, बालकों और पशुओं के लिए अनुपयुक्त है। क्यों अनुपयुक्त है? यानी कि जो उनका मेंटली लेवल ठीक ही नहीं होगा तो उनका निरीक्षण किया ही नहीं जा सकता है, ठीक है। फिर आ जाता है, इस विधि द्वारा मस्तिष्क का वास्तविक दशा का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। यानी कि इस विधि के द्वारा हम चाहें कि हम अपने मानसिक जो है लेवल को एक जगह पर रख पाएँ और उसे जान पाएँ, तो ये हमारे लिए बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी बातें चलती रहती हैं जो खुद ही स्थिर नहीं होती। हमारा मन चाहेगा हम खुश होंगे तो ऐसा सोचेंगे, दुखी होंगे तो ऐसा सोचेंगे। तो हम अपने आप का निरीक्षण जो है वो ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इस विधि का प्रयोग करते समय व्यक्ति का ध्यान विभाजित रहता है, क्योंकि एक ओर तो उसे मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करना पड़ता है और दूसरी ओर उसे आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है। तो जैसे अगर हम देखें तो मानसिक निरीक्षण करना है तो और आत्मनिरीक्षण भी करना है, तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। एक तरफ हम सोचेंगे कि अरे हम आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं तो हम अपने लिए अच्छा ही अच्छा सोचेंगे, ठीक है। अगर फिर मानसिक निरीक्षण करेंगे तो कहीं बहुत सारी हमारी जो कमियां हैं वो हमारी नज़र आएंगी। तो इस तरह से हमारा जो निरीक्षण होगा वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर निष्कर्ष निकाले तो आत्मनिरीक्षण को किसी समय वैज्ञानिक विधि माना जाता था, परंतु ये बहुत चीज़ें आज के समय में ये खो गया। आत्मनिरीक्षण जो है वो हमारा विश्वसनीय नहीं है, स्पष्टीकरण रूप से नहीं है। तो देखा जाए तो ये आत्मनिरीक्षण उपयुक्त विधि नहीं मानी जाती है, ठीक है। ये आत्मनिरीक्षण हमने आज पहली विधि पढ़ ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी विधि पढ़ेंगे।